नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हुनरबाज। मैं हूं संदीप गांधी निहाल आजमगढ़ से। आज साक्षात्कार की अगली कड़ी में मैं ऐसे व्यक्ति से आपको परिचित कराने जा रहा हूं जो आजमगढ़ के सबसे अच्छे एडिटर और कंप्यूटर और लैपटॉप और जो मॉनिटर के अच्छे असेंबल करने वाले हैं, बड़े ही हुनरबाज हैं, सॉफ्टवेयर के अच्छे जानकार हैं। आपके बीच में हैं श्री राम प्रकाश चौहान जी, इफेक्ट पॉइंट के संस्थापक और संचालक। नमस्कार। सबसे पहले अंकल जी, आपसे एक मेरा बस यही मूलतः सब मैंने सुना है आपके विषय में कि आपके जो बैकग्राउंड में पिताजी थे वो विद्युत विभाग में कर्मचारी रहे। जी, फर्स्ट क्लास के कर्मचारी थे। क्लास कोई भी हो लेकिन कर्मचारी रहे जी। और आप मूलतः शुरुआती दौर से ही आजमगढ़ में बसे रह गए। जी। कहाँ से आप लोग आए आजमगढ़? हमारा पैतृक गांव जो है मऊ जिले के सरौदा ग्राम सभा में पड़ता है। लरेमा नाम से है हमारा गांव पैतृक। जी जी जी। और पिताजी यहीं पे आजमगढ़ में ही विद्युत विभाग में सर्विस कार्यरत थे। हम लोग की पढ़ाई लिखाई सब यहीं पे आजमगढ़ में ही हुई, पूरे भाई बहनों की। और सेवानिवृत्त होने के बाद बाकी सभी लोग गांव पे जाके शिफ्ट हो गए और मैं यहीं रह गया। नहीं, कारण मैं सर आपसे यही जानना चाहूँगा, आखिर एक ऐसा बच्चा जिसका बैकग्राउंड एक सरकारी मुलाजिम के तौर पे रहा है, जिसका बैकग्राउंड पारिवारिक जो दृष्टिकोण रहा, अचानक से आप ये स्टूडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब क्षेत्रों में आपका आगमन कैसे हुआ? शिक्षा प्रारंभिक कैसी हुई? हमारी प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक ही थी, लेकिन एक परिवार की आर्थिक स्थिति, पिताजी की सब सैलरी और मेहनत के बाद हम लोग के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी। तो जब हम 10th में पढ़ते थे तभी हमको लगा कि हमको पढ़ लिख के भी पैसा ही कमाना है। हाँ। और अगर हम किसी टेक्निकल जॉब या टेक्निकल फील्ड में आ जाते हैं तो भी पैसा ही कमाना है। हाँ। तो हमको ये फील्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और हम इसमें 9th के बाद ही शुरू हो गए काम करना। स्टूडियो जगत का पहला आपका वो कैमरा कौन सा था जिसका प्रयोग आपने अपने प्रारंभिक जीवन में स्टूडियो के बतौर एक व्यापारिक रूप में किया था? हमारे फोटोग्राफिक शुरुआती समय में पैनासोनिक के कैमरे आया करते थे, जो बड़ी वाली VHS कैसेट लगा करती थी। उसमें M1 कैमरा, पैनासोनिक का M1 कैमरा, जो मैक्सिमम फीचर जिसके मैनुअल हुआ करते थे। बहुत टफ था चलाना। हाँ, बहुत टफ था चलाना। आजकल के जो कैमरा फील्ड के लोग हैं वो जानते हैं वाइट बैलेंस, अगर आजकल ऑटो आ गया है, उस समय मैनुअल था। तो हम लोग हर लोकेशन जो ही चेंज होती थी हमको मिलाना पड़ता था वाइट बैलेंस उसका। उस समय से हम फोटोग्राफी कर रहे हैं। आपकी शिक्षा आप कहाँ तक हुई है? शिक्षा मैं BA तक किया हूँ। ग्रेजुएशन? जी। उस दौर में आप ग्रेजुएशन किए थे तो आपको तो सर्विसेज मिल सकती थी। तो ग्रेजुएशन हम जैसे हाई स्कूल 9th के बाद ही हम इस फील्ड में आ गए थे। तो एक एक्टिविटी जो हमारी थी इसमें लोगों को ठीक लगी, हमारे घर वालों को भी ठीक लगी। तो बाकी की शिक्षा हम खुद ही अपनी इच्छा से ऐसे किए कि हम कम से कम ग्रेजुएट हो जाए। जिस उम्र में आज के 9 के बच्चे रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे बैठ के, यूट्यूब पे देख करके, उस कक्षा 9वीं में आपने एक प्रारंभिक सीढ़ी पकड़ ली थी बिजनेस की। जी। एक स्किल डेवलप करने की जो आपने सीख कर ली थी अपने आप में कि हाँ मुझे ये पकड़ लेना ही है, इसे अपने आप में ग्रहण करना है। पारिवारिक स्थिति न ठीक होने के कारण, मजबूरी कहें, कुछ और समस्याओं के कारण, मजबूरी आपकी मजबूती बन गई। जी। जैसा कि हमें लगा कि हमको कम से कम कुछ ऐसा करना चाहिए कि सेल्फ खर्चे को हम, अपने पर्सनल खर्चे को हम वहन कर सकें। आत्मनिर्भरता का जो विचार आज आप हर जगह मंचों से सुन रहे हैं, उनके अंकल जी के अंदर वो आत्मनिर्भर का होने का जो श्लोक है कहिए या पंक्ति कहिए,
ये बरसों पहले आपके अंदर आ चुकी थी, इसीलिए आपने इस फील्ड को चुना। जी जी जी। जब आप स्टूडियो में उस वक्त थे और आज के दरमियान 2024 में क्या अंतर है? स्टूडियो फील्ड में कुछ अंतर हुआ? देखिए स्टूडियो तो लगभग इस समय समाप्त ही हो चुका है। ओह, बड़ी दुखद। और स्टूडियो फील्ड के किसी कार्य को अब लोग समझ लीजिए कि हम ये देख रहे हैं कि 90% स्टूडियो बंद हो चुके हैं और सब आउटडोर काम ही इस समय होता है। स्टूडियो पहले हुआ करता था, लोग जाके फ़ोटो खिंचवाते थे अपना। उस समय मैनुअल कैमरे हुआ करते थे, डिजिटल कैमरे भी नहीं हुआ करते थे। उस समय स्टूडियो चलता था। अब तो कुछ नहीं होता स्टूडियो के लिए, अब आउटडोर फोटोग्राफी ही मैक्सिमम होती है। मोबाइल ने कितनी मात दी है कैमरे को? मोबाइल ने कैमरे को करीब 80% मात दी, क्योंकि ये स्टूडियो ख़त्म होने की वजह मोबाइल ही है। पहले हम लोग स्कूल में जमा करने वाले जो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो थे वो भी स्टूडियो में जाके खिंचवाते थे। हाँ। आज के समय में लोग मोबाइल से खींच के ही जाके प्रिंट करवा लेते हैं सीधा प्रिंटर के पास। तो मोबाइल ने स्टूडियो फील्ड को 80% तक मात दी। और कुछ इसके बारे में ये बताइए आप, पहले की जो आप लोग आउटडोर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते थे और आज में कुछ तब्दीली हुई? पहले के समय में जो कैमरे हुआ करते थे वो भी काफ़ी आपकी आज की तरह इम्प्रूव नहीं थे। हाँ। और फोटोग्राफी का करीब जो फोटोग्राफी में मेहनत है, जो परिश्रम होता है, पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा होता है। हाँ। पहले वनडे प्रोग्राम था। पहले वनडे प्रोग्राम हुआ करता था और पहले बहुत ज़्यादा लोग इसको क्वालिटी और स्किल्ड, जो आजकल जो फोटोग्राफी में स्किल दिखानी पड़ती है एक मार्केट बनाने के लिए, वो पहले नहीं था। अच्छा, आप आज की जो है, अगर जो कोई भी व्यापार करता है, कोई काम करता है, कोई नौकरी करता है, कोई पेशा धारण करता है, व्यक्ति तो उसका मेन ध्येय होता है कि वो रुपया पैसा या आर्थिक रूप से मजबूत बने। पहले और आज के कमाई में कुछ अंतर नज़र आ रहा है आपको? देखिए, आर्थिक रूप के साथ साथ हमारा जो बिजनेस शुरू करने के बाद जो टारगेट रहा है, जो हमने संकल्प लिया कि हम इस बिजनेस को अपने टॉप पर पहुंचाएंगे। आज आप जान सकते हैं कि आजमगढ़ के सबसे मशहूर और सबसे अच्छे स्टूडियो में आपके स्टूडियो गिनती होती है, उसका नाम है इफेक्ट पॉइंट, जो सिधारी रामलीला मैदान के पास है। और अंकल जी स्टूडियो एडिटिंग के साथ साथ, स्टूडियो फोटोग्राफी के साथ साथ ऐसे तमाम हम जैसे स्टूडियो वाले लोग हुए, चाहे छोटे बड़े स्टूडियो वाले लोग हुए, दूर सुदूर के लोग हुए, उनके कंप्यूटर मॉनिटर को असेंबल भी करते हैं। सॉफ्टवेयर में कोई इशू आता है तो अंकल जी को फ़ोन करिए, आप वहाँ स्क्रीन पे देखेंगे बैठे ही बताते हैं कि किस नंबर पे कौन सा आइकन है, कौन सा ओपन करेंगे। वो तो मान लीजिए काम करते करते ही एक्सपीरियंस हो जाता है। नहीं, लेकिन आप बहुत हेल्प भी करते हैं। कौन सा क्लिक होगा तो क्या ओपन होगा, ये तो एक्सपीरियंस नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट से कोई वास्ता रहा नहीं है। जी नहीं, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उससे ज़्यादा कहीं आप जानते हैं। जी नहीं जी, सही बात है आपकी। हमने कभी कोई कंप्यूटर की शिक्षा नहीं ली और ना ही कभी कोई कंप्यूटर का कोई ऑनलाइन क्लासेज ही किए, लेकिन मेरे हिसाब से मुझको जानकारी ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा है। आप अपने उस जानकारी से दूसरे की मदद कर पाते हैं। ना कहें, लेकिन जानकारी बहुत है आपके पास। उस जानकारी से हम, चूँकि वही लोग उनको परिचित हो सकते हैं जो स्टूडियो से या कैमरे से संबंधित लोग हों। अन्य लोग क्या, आप जिसको ज़रूरत होती है वही उस इंसान को पहचान कर पाता है, जौहरी हीरे की पहचान कर पाता है। जी, ये तो ठीक ही है। तो ये जौहरी का काम भी एक अनुभव पर ही डिपेंड करता है, ना कि किसी एजुकेशन, किसी। हाल ही 2023 में आपके साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई। जी, ऐसा हुआ मेरे साथ। और आपने समझिए कि मृत्यु को मात दे करके ईश्वर की कृपा अनुकंपा से, और ईश्वर का बहुत आप पे आभार रहा कि आप एक मौत के मुँह से बाहर आए। जी, इसमें ईश्वर का भी आभार है और मेडिकल साइंस का भी आभार है कि हम अभी आपके साथ यहाँ बैठे हैं। हादसा क्या हुआ था आपके साथ? मैं तो जानता हूँ, आप अपने वाणी से बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा।
ये हमको कुछ कार्डिक प्रॉब्लम हुई थी, ब्लॉकेज, जिसको सामान्य भाषा में लोग ब्लॉकेज बोलते हैं। हृदय की नसों का जो जी जी रक्त का स्राव होना और उसे जम जाना, जिसके थ्रू रक्त जो होता है वो फ्लो नहीं कर पाता। जी, इसकी वजह से कितने लोग इस दुनिया से भी चले जाते हैं। कितने लोग नहीं, मुझे लग रहा है 90% लोग से ज़्यादा लोग चले जाते हैं। जी, लेकिन आप लोगों के प्यार ने मुझको अरे वापस बुला के रखा। और आपकी बहादुरी भी थी कि आपको पहले आप वहाँ पे यहाँ से रेफ़र हुए आजमगढ़ से लखनऊ के लिए, तो वहाँ पे जाने के बाद आपका ट्रीटमेंट कब से शुरू हुआ? ट्रीटमेंट तो हम वहाँ गए, पहले हम गए थे राम मनोहर लोहिया में। हाँ, वहाँ पे हमको बताया गया कि आपकी स्थिति थोड़ा दिक्कत में है। हाँ, हाँ। उनकी एक जांच होती है, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जो हाँ, हृदय की जांच होती है। जी, उन्होंने जांच करा और कहा कि आपको बाईपास करना पड़ेगा, आपकी नसें 100% ब्लॉकेज है। तो फिर उन्होंने कुछ जांच वगैरह कराया, न्यूक्लियर कुछ स्कैनिंग होता है, तो उन्होंने जांच करने के बाद बताया कि ये आपका 2 स्टंट डालने से भी, ये ब्लॉकेज खोल के भी 2 जगह से आपको ठीक किया जा सकता है। तो मैंने इसके आगे का प्रोसेस एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया, निजी अस्पताल में, क्योंकि सरकार की सुविधाएं तो ठीक है, लेकिन सरकार के वर्करों की सुविधाएं से मुझको डर लगने लगा था। हरिशंकर परसाई की एक स्टेटमेंट रही है, क्योंकि व्यंग्यकार थे, उन्होंने कहा कि नौकरी करने वाले लोग जो होते हैं, सरकारी मुलाजिम, ना काम करने के तनख्वाह और काम करने के पैसे लेते हैं, जिसको घूस कहते हैं। आज आप देख सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, कोई भी सरकार कितना भी दावा कर ले, सारे दावे फेल हैं। अगर आपके पास निजी साधन नहीं होते तो शायद आप, हमें ही क्या, किसी फील्ड में अगर निजी व्यवस्थाएं न हो, तो आप कुछ भी काम सही समय, या मेडिकल में तो ले लीजिए, समय का ही मेन महत्व है। सही समय पे सही इलाज हो जाए तो अच्छी बात है। आपने धैर्य इतना कैसे बनाया? यहाँ से आजमगढ़ से यहाँ वहाँ गए, आपको इस भी चीज़ की जानकारी भी है कि मेरे साथ ऐसी दुर्गति हो चुकी है, और उस वक्त आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? भाई देखिए, इसमें जो है व्यक्ति की, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको अगर कोई भी लाइलाज बीमारी हो या कोई ऐसा दुख होता है तो उससे झेल नहीं पाते हैं। अपने आप पे संयम रखना पड़ता है। तो कैसे संयम रखें? मतलब आपने क्या सोचा उस वक्त, उस नाजुक पल में आपने क्या एहसास किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा कि जो होना होगा वो तो होगा ही, हम तो अपनी पूरी कोशिश ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम अपनी पूरी कोशिश करके वहाँ पहुँचेंगे हॉस्पिटल, जैसा डॉक्टर सजेस्ट करेगा वैसा वर्क करेंगे, वैसे सलाह, उनके सलाह पे आगे फॉलो करेंगे उनकी सलाह को। बस यही सोचा, उसमें और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। ईश्वर की बड़ी कृपा रही, आप सही हुए, सही सलामत हुए। अच्छा, आप इतने दिन तक कैमरे के पीछे रहे, इतने लोगों का सॉफ्टवेयर बना के दिया, इतने लोगों का कंप्यूटर असेंबल किया, कैमरे के सामने आज बोलने का आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, तो जो हमारे दर्शक आपको देखेंगे उनको क्या कहेंगे कि दुख को कैसे जीतना चाहिए? उनको क्या एक सलाह देंगे, एक मशवरा देंगे? हम सभी लोगों को यही कहेंगे कि दुख के समय या परेशानी के समय आप संयम रखिए, आप ही के पास सारा रास्ता है। एक दोहा है ना कि दुख की छाती पर दली दुखनी दुख की दाल, इसके आगे क्या कहें कैसे बीता साल। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि जब आप दुख से बाहर निकल जाएंगे, आप धैर्य रखेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब, आपके सारे समस्याओं का एक सुलझा हुआ रास्ता या उपाय आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए धैर्य थोड़ा रखना पड़ेगा। और आजमगढ़ ऐसे जनपद में अगर स्टूडियो के लिए आप कहें कि अपॉर्चुनिटी कितनी है, पहले से बेहतर हुई है या दुर्दशा हुई है? देखिए, स्टूडियो लाइन में इस कंपटीशन के समय में, स्टूडियो ही क्या, हर लाइन में कंपटीशन के समय में अब पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा स्किल्ड व्यक्ति। क्लाइंट को कैसे मेंटेन करें? क्योंकि मैं देखता हूँ सर, चूँकि स्टूडियो से रिलेटेड मेरा भी कारोबार है, संदीप स्टूडियो,
क्लाइंट के जो ख्वाब हैं, ख्वाहिशें हैं, टी सीरीज वाले हैं। जैसे टी सीरीज वीडियो शूट करके देता है आउटपुट, हाँ, उनके जो अरमान उतने हैं कि मेरे साथ ऐसा यूट्यूब की वीडियो हमको दिखाते हैं कि दिल्ली में देखो ऐसे हमको चाहिए, और उनका बजट जो होता है ना नोकिया वाला है। देखिए ये और हर अरमान जो आईफोन वाला है। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमें कम से कम खर्चे में हमको जो चाहिए वो दी बेस्ट मिले, जो बढ़िया होता है सबसे वो मिले। नहीं, जैसे आप जो एक वर है 20-25 हज़ार के, 30 हज़ार 40 हज़ार के कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन स्टूडियो में अगर आप वाजिब पैसा मांगते हैं, टेक्निकल 3-3 4-4 लाख रुपए के कैमरे हैं, इतना सेटअप है, इतना 2-2 3-3 लोग आदमी आके वहाँ पर अब वो कैमरा पर्सन काम कर रहे हैं, तो मतलब 10-10 20-20 लाख रुपए का सेटअप लगा के आप काम करते हो, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन उनको वही चीज़ें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जो वन टाइम यूजेज है, उनमें वो लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहते हैं। भाई ये तो मैंने देखा जितने मोस्टली अगर आप वेस्ट आप चले जाइए इंडिया में, वहाँ पे लोग इन चीज़ों को बड़ी कदर करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना, आज की चीज़ों को, लम्हों को कैद करने का काम केवल स्टूडियो वाले ही कर सकते हैं। टेंट चला जाएगा, लाइट चली जाएंगी, मैरिज हॉल भी वन टाइम आप यूज़ करेंगे, खाने पीने वाले खा पी के फेंक फाके चले जाएंगे, ले दे करके यही एक इतिहास बचता है। गांधी जी की फ़ोटो है, तस्वीर है, उनकी बोलचाल है, लेकिन मेरे दादाजी की नहीं है, मेरे दादा के पिताजी की नहीं है। कारण था उस वक्त उनके पास वो सिस्टम नहीं था, उस लेवल के नहीं थे, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन आज अगर आपके पास मध्यम वर्गीय या पिछड़े लोग या गरीबी में भी कुछ ऐसी तो अपॉर्चुनिटी है कि कुछ पैसे दे करके ऐसी व्यवस्थाएं कर जा सकती हैं। जी, स्टूडियो हमारी यादों को संजोता है, ये तो सही बात है, जो लाइफ टाइम के लिए संजोता है। हमारे दादा का वीडियो हम देख सकते हैं, या हमारा वीडियो हमारे नाती पोते जितने पूछते हैं सब देख सकते हैं। लेकिन इसको अगर पैसे से वैल्यू दी जाए तो लोग, ये अमूल्य है, लेकिन लोग वैल्यू नहीं देते इसको। एक फोटोग्राफर को लोग, जो पहले का फोटो स्टूडियो बना के देता था 10 रुपये 20 रुपये की, जी जी, मोस्टली फैमिली में आप आज भी 10-20 फोटो मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन मोबाइल फ़ोन का जो आके एक आदमी को भ्रम डाल दिया है, अगर आदमी समझदार नहीं हो, समझदार क्या कहें, आप 95% लोगों से पूछिए 5 बरस पहले की 2-4 तस्वीरें दिखा दीजिए, 2-3 फोटो नहीं दिखा पाएंगे। एक्टिव जो पर्सन नहीं है, जो उसको डेवलप नहीं करेगा, जो उसको संजो के नहीं रखेगा, उसके पास से तो मिस हो जाएंगी, और मिस हो जाती ही हैं। आउट ऑफ इंडिया में मैं देख रहा हूँ, आप वीडियो के थ्रू या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हो जो आउट ऑफ इंडिया से हो, वहाँ पर आज भी प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी की बड़ी मान्यता है। जी, उसकी मान्यता तो आज यहाँ भी है, लेकिन वही जो मोबाइल से फ़ोटो शूट किए जाते हैं उसको लोग मिनिमम बहुत लोग नहीं यूज़ करते हैं, बहुत लोग नहीं संजो के रख पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ये हमारी यादें हैं, हम इसको बाद में भी देख के उसका आनंद उठाएंगे। और रही बात मोबाइल की, तो आजकल तमाम हार्डवेयर की, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से कभी कभी हमारी डेटा लॉस हो जाती है, और हम उसको नहीं, इस वजह से भी नहीं संजो पाते। अब आपकी तबीयत पूरी सही है? हाँ, अब तो ठीक है, आराम से सारे काम कर लेता हूँ, मैं शॉप पे भी बैठने लगा हूँ। बहुत दुख से आपने अपनी ज़िंदगी को निकाला है, गरीबी झेलते हुए यहाँ तक का सफ़र आपने किया। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पूरे परिवार का बोझ आपके ऊपर है। बोझ तो नहीं कह सकते उसको, जिम्मेदारी कहेंगे। जी, जिम्मेदारी ही। बोझ एक नेगेटिव नकारात्मक सोच होती है, लेकिन कभी कभी बोझ सार्थक भी होता है। नहीं, बोझ कभी सार्थक नहीं हो सकता। जिम्मेदारी है तो बोझ वो बोझ निरर्थक नहीं भी नहीं लगेगा। हो सकता। अगर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो उसको अगर बोझ दीवार लगेगा। समझ ले कि छत बोझ है, तो दीवारें नाश हो जाएंगी। जी बिल्कुल, छत रह ही नहीं जाएगा। हाँ, तो इसीलिए बोझ नहीं कह सकते उसको। और जो ज़िंदगी आपकी चल रही है उसमें भी आप ऐसे मोटिवेट रहते हैं। हम हर समय मोटिवेट रहते हैं। हम यही हमारा सोचने का तरीका अलग कह लीजिए। आपका काम करने का तरीका भी अलग है, आपका वक्तव्य भी बहुत अच्छा है, अनूठा है। आजमगढ़ में मुझे लग रहा है कई हज़ार स्टूडियो वाले लोग होंगे, लेकिन आपसे बेहतर तो मुझे
नज़र नहीं आते, क्योंकि बात केवल काम की नहीं होती है, काम के साथ व्यवहार भी होता है, स्किल भी होता है, माइंड सेटअप की बात होती है, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, हम लाइफ में भी सोचते हैं कि हम जो अपना बेस्ट दे पाएँ वो करें। इसी हिसाब से हम अपने बिजनेस में भी हम हमेशा यही सोचते हैं कि हर व्यक्ति को जो हमको अपनी यादें संजोने के लिए बुलाता है, उसको अपना जो भी बेस्ट हो, हमारी पूरी क्षमता के साथ हम काम अगर किसी भी व्यक्ति जो वीडियो देख रहे हैं उनको किसी भी अगर कभी भी ज़रूरत हो किसी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की या कंप्यूटर या लैपटॉप, बहुत आजमगढ़ में लुटेरे पड़े हुए हैं, आप अंकल जी से ज़रूर संपर्क करें। और अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। नमस्कार। नमस्कार।